नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ का कार्यक्रम है। 10 बजे कानून महिला सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक, 1:15 पर मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जनसंवाद, 3 बजे महिला संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों से करेंगे मुलाकात। तो वहीं 3:30 बजे प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद, सुझाव करेंगे सीएम। तो वहीं 4 बजे पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे सीएम धामी। 4:40 पर विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम। तो देखिए पूरा कार्यक्रम सीएम धामी का पिथौरागढ़ का, जहां 4:40 पर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ करेंगे। और हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? 2 दिवसीय पिथौरागढ़ का कार्यक्रम है, इस संबंध में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 बजे सचिवालय से सीधे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। चौक खोले का जो समय समय पर शेड्यूल रहता है पहाड़ों में रात्रि विश्राम का, इसी क्रम में उनका ये भी आज का कार्यक्रम तय हुआ है, क्योंकि वो पहाड़ जाते हैं और पहाड़ में रात्रि विश्राम करना, लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये उनके शेड्यूल में रहा है। 10 बजे राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के संबंध में बड़ी बैठक होगी सचिवालय में, एपीजे अब्दुल कलाम भवन में। इसके बाद उनका सीधे पिथौरागढ़ का मूवमेंट है और आज दिन में 11:15 बजे वो जन संवाद करेंगे मुख्य सेवक के द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। 5 बजे 3 बजे शाम को दोपहर में महिला संगठनों के साथ वार्ता है और 4 बजे पंचायत जन प्रतिनिधियों से वार्ता करने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का वो लोकार्पण निरीक्षण करेंगे। शरदोत्सव विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ करेंगे। ये एक बड़ा मेला होता है पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ चौक नेपाल से भी सटा हुआ है और वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है नेपाल से, इसलिए भी ये मेला महत्वपूर्ण है। शाम को लोक निर्माण विभाग का जो विश्राम गृह है वहीं मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम होगा और सुबह एनसीसी व प्रतिभाशाली बच्चों के साथ वो बातचीत करेंगे। जनपद स्तरीय अफसरों के साथ कल सुबह 10 बजे से बैठक होगी और इसके बाद का उनका कार्यक्रम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, पर हमारी जानकारी ये है कि कल करीब 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। एक उनके मित्र हैं, उनकी पुत्री की विवाह समारोह में, यहाँ से वो वापस देहरादून आएंगे। बिल्कुल। और देखिए बताया जा रहा है कि महिला संगठनों से भी मुलाकात करेंगे और सहायता समूहों के साथ बैठक भी निर्धारित है, उस संबंध में क्या जानकारी? जी देखिए, राज्य सरकार लखपति दीदी योजना चला रही है जो कि महिला स्वयं सहायता समूहों के ही हित में है और जिसका उद्घाटन देहरादून से हो चुका है और अलग अलग जगह से राज्य सरकार आवेदन लेकर महिलाओं को महिला स्वयं सहायता के लिए लोन आदि देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ये योजना चल रही है। इसी के क्रम में मतलब महिलाएं अपने गांव में अपनी अन्य महिला साथियों के साथ कैसे रोजगार में आगे बढ़े, कैसे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने और रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाली बने और आर्थिकी भी उनकी सुधरे, इस क्रम में मुख्यमंत्री की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए ये खास पूरा कार्यक्रम देखिए रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम धामी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश आगे बढ़े। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के गोरखा इंटर कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया। राज्य सरकार के साथ साथ नियोजन विभाग की भी विकास पुस्तिका का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। परिवहन विभाग की पंचायती राज की कई योजनाएं अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से लोगों को घर बैठे ही मिल सकेंगे और इससे आम जनता को भी बहुत लाभ होगा। राज्य उत्तराखंड और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम सबको यहाँ जन्म मिला। कुछ लोग जन्म से हैं, कुछ अपने कर्म से आए, इसी को लेकर माननीय। तो देखिए सरकार की उपलब्धियों को लेकर है ये पूरी विकास पुस्तिका। उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताओं बहनों ने जहाँ संघर्ष किया, नौजवानों ने संघर्ष किया, हमारे वीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए उनका हुआ। जिन लोगों ने हंसते हंसते, मैं कहूँ हंसते हंसते अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी दांव पे लगा दी और शहीद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए
उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना लेकर हम सब के बीच से ऊपर चले गए। उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूँ इस अवसर पर। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहाँ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेजी से विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँ तो उत्तराखंड सच मायने में नए संकल्पों के साथ, नए संकल्प लेकर एक नई उड़ान भरकर आगे बढ़ने का हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं और हम लोगों ने सरकार के स्तर पर बहुत सारे काम। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी मनी स्टोर, पंचायत फैसिलिटेशन सेंटर, 500 पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 200 पंचायत भवनों का शिलान्यास एवं निदेशालय में ई ऑफिस का लोकार्पण किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल का शुभारंभ एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित ITDA द्वारा विकसित विभिन्न परियोजनाओं एवं मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित विकास पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। आज समय निकाला और हम सभी का बहुत स्पष्ट तरीके से मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे माननीय मंत्रीगण मंचासीन हैं, आपने भी हमारे मध्य आकर के उनको गौरवान्वित किया। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 220 बेड के आधुनिक ओटी और आईसीयू भवन का भी लोकार्पण किया। इस अस्पताल में प्रदेशवासियों के लिए इमरजेंसी सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस मौके पर प्रदेश में काफी कोशिशों के बाद एक अत्याधुनिक ओटी और आईसीयू भवन बनकर तैयार हुआ है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश को सामान्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशा वर्करों को उनके काम की रिपोर्ट और उनको होने वाले भुगतान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से आशा वर्कर को काम करने में जो परेशानी आती थी उनका भी निवारण किया जा सकेगा। देहरादून मेडिकल कॉलेज में ओटी और आईसीयू भवन लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू साइन हुआ है। भारतीय संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा, ये शुभ संकेत है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को ईसाई समुदाय के समर्थन पर उन्होंने कहा है कि सभी समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। आईसीसीआर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमारा एमओयू साइन हुआ है और ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे आईसीसीआर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और विशेषकर उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि अपने हम जो हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस हैं उनको देश विदेशों में हम उनकी सेरेमनी दे सकें, उनका हम मंचन कर सकें और इससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको बहुत बड़ा एक वेन्यू मिलेगा और ये हमारे पूरे दुनिया में उजागर होगी। नहीं, सभी समुदाय समर्थन करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। धामी जी ने इसकी पहल की और उस पहल से आज पूरे ही देश के अंदर ऐसा वातावरण बन गया है कि सभी मांग कर रहे हैं, सभी समुदाय इस उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं को
शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ कराए जाने के संबंध में सभी जनपदों के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित परीक्षाओं में से दिसंबर माह में पुलिस, आरक्षी, IRB एवं अग्निशामक की परीक्षा संपन्न होगी। तो वहीं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा और आगे होने वाली दूसरी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता से कराने हेतु फुल प्रूफ प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को प्रश्न पत्र को रखने हेतु डबल लॉक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि परीक्षा केंद्रों के लिए भी वीडियोग्राफी हेतु सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव के निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की कलाई में पहनने वाली घड़ी, मोबाइल फोन एवं गैजेट्स को पूरी तरह प्रतिबंध रखा जाए। समय देखने हेतु परीक्षा केंद्रों में घड़ी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दुरुस्त क्षेत्रों में आने वाले परीक्षार्थियों के मोबाइल और घड़ी रखने के लिए उचित व्यवस्था रखी जाए। मुख्य सचिव ने परीक्षा के समय में परिवर्तन कर परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे को बढ़ाकर प्रातः 11 बजे से 1 बजे किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को बने हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 9 महीनों में सरकार ने कितने घाव उत्तराखंड राज्य को दिए हैं, मैं समझता हूं कि उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। सत्ता में बैठे लोगों ने 2022 में लोगों से वादा किया था कि नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता भली भांति समझती है बेरोजगार युवा भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। भ्रष्टाचार के माध्यम से रोजगार दिया गया जो उस पद के योग्य नहीं थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रीतम सिंह ने 21 नवंबर को कांग्रेस के सचिवालय कूच का ऐलान किया है। सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो, नौजवान साथियों की भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री की हत्या का षड्यंत्र, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियां हो रही हैं और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सिंह धामी सरकार के रडार पर एक और भ्रष्ट अफसर आ गया है। करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता GD सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सरकार के रडार पर एक और भ्रष्ट अफसर आ गया। करप्शन के गंभीर आरोप से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता GD सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल के पद पे तैनात GD सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी है। GD सिंह पे आरोप है कि बागेश्वर जिले के कांडा में तैनाती के दौरान उन्होंने बिना गुल निर्माण के लाखों रुपए डकार लिए। प्रशासनिक और विभागीय जांच में सभी आरोप साबित हो चुके हैं। बागेश्वर की तत्कालीन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और CDO ने GD सिंह पर कार्रवाई के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ को पत्र भी लिखा है, लेकिन कार्रवाई की बजाय GD सिंह के घोटाले की जांच को दबा के उसे प्रमोशन दे दिया गया। आरोप है कि प्रमोशन के बाद अधिशासी अभियंता ने हल्द्वानी के ईसाई नगर में भी बिना गुल निर्माण के लाखों का घोटाला किया है। इस मामले को भी दबाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन में जांच करा के वसूली के आदेश जारी कर दिए। अब नैनीताल में तैनाती के दौरान भी बड़े पैमाने पर बिना काम के फर्जी भुगतान के आरोप अधिशासी अभियंता GD सिंह पर लग रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस इस मामले में लघु सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे मामले को 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। आप कहाँ जीरो टॉलरेंस रहा?
वही हाल हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है। सिंचाई विभाग का एक अधिशासी अभियंता 60-50 करोड़ के काम को 62 करोड़ में फाइनल करता है। ऐसे लघु सिंचाई की बातें आ रही हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्तियां ले सरकार नाम मात्र के जीरो टॉलरेंस कहती है। भ्रष्टाचार की पोषक ये सरकार रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप का बीजेपी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुहाल का कहना है कि लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार पे सरकार जल्द कड़ी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और कोई किसी भी स्थान पर बैठा हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, पार्टी का मंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रतिबद्ध है और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। जहाँ तक लघु सिंचाई विषय, अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई जांच की आवश्यकता होगी, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के दम पे कई भ्रष्ट अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा। बावजूद करप्शन में लिप्त कई अफसरों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार के अपने दाग छिपा लेंगे, लेकिन ये दाग ऐसे हैं जो छिपाए नहीं छिपते। अधिशांसी अभियंता जीडी सिंह को चार्जशीट देने में इतनी देर क्यों हुई, इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। और लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों में क्या और भी कई नाम हैं? लघु सिंचाई विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर जल्द ही न्यूज़ वन इंडिया बड़ा खुलासा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार मानते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले। जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके द्वारा कहा गया कि कमरे को डिमोलिश करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई है। अंकिता के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर की तिथि नियत की गई है। आज सुनवाई में अंकिता की मां सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुनवाई थी अंकिता हत्याकांड के मामले में और जो स्टेटस रिपोर्ट थी उस पर कुछ बहस हुई उस पर, और स्टेटस रिपोर्ट ये कहते हुए आई है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस उनको डिमोलिश साइट से उन्होंने रिकवर नहीं किया है, इंक्लूडिंग फिंगर मार्क्स जो फिंगर प्रिंट थे वो भी उनका कहना है कि हम रिकवर नहीं कर पाए। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में कही है कि जो मेन अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या, उसका और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साइंस ऑफ स्ट्रगल जो भी मारपीट हुई है उससे पहले, जिस तरह से जो आई विटनेसेस हैं इस केस के, उनका कहना है कि उस रूम में ही सारी मारपीट हुई थी। वो उसका सीन ऑफ क्राइम तो वही रूम है जिसको डिमोलिश कर दिया। आज ये साफ हो गया है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस एसआईटी उसे रिकवर करने में नाकाम रही है। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स नहीं रिकवर किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने नहीं फाइल करी है, लेकिन अगली तिथि में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल करेंगे जो अंकिता के माता पिता को सर्व की गई है। सुनवाई थी। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज क्षेत्र में सांप पठानी खत्ता में खत्तावासियों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पीड़ित खत्तावासियों की ओर से वन क्षेत्राधिकारी को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त वन वीट अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्राधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपी वन वीट अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल अब उठने लगे हैं। हरिद्वार से अब खबर, जहां हरिद्वार में एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र के दादोपुर, गोविंदपुर और आसपास छापेमारी कर अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाने और प्रदूषण फैलाने वाली 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बहादुराबाद क्षेत्र के शिवगंगा विहार के लोगों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से शिकायत की थी कि दादोपुर, गोविंदपुर में कुछ व्यक्तियों की ओर से अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाया जा रहा है। भट्टियों में सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों का स्क्रैप प्लास्टिक आदि के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण हो रहा है।
उत्तराखंड में सिंचाई करने के लिए डीजल बिजली से चलने वाले पंप अब और ऊर्जा से चलेंगे। तराई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जा रहे डीजल पंप सेट को सौर ऊर्जा में बदलने का काम लगातार जारी है। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ ब्रजेश तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में सोलर पंपिंग सेट और इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद किसानों के लिए प्रदूषण मुक्त और सस्ती सिंचाई की व्यवस्था करना है। गौरतलब है कि किसानों को सहूलियत पहुंचाने के मकसद से लघु सिंचाई के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कई योजनाओं के संचालन हेतु बजट दिए गए हैं, ताकि राज्य की कोई भी भूमि असंचित न रह जाए। जनपद उधम सिंह नगर में 173 सोलर पंप सेट की स्थापना करनी थी, वो हमारे द्वारा पूरा किया जा चुका है। और जनपद हरिद्वार में 18 सोलर और 15 इलेक्ट्रिक पंप सेट इसकी स्थापना करनी थी। उस पर सोलर पंप सेट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिक पंप सेट का कनेक्शन बाकी है, तो वो भी हम शीघ्र ही इस महीने पूरा कर लेंगे। तो पिछली 2013-14 की आधार बस के आधार पर जो संगणना के आंकड़े आए थे, उसके आधार पर लगभग हमारे 20,000 के आसपास वो थे डीजल संचालित पंप सेट थे। नया संगणना का आंकड़ा अभी भारत सरकार द्वारा फाइनल नहीं किया गया है, वो शीघ्र ही अगले 4-5 महीने में आ जाएगा, तो हमें वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी। वैसे जो मोटे तौर पर अनुमान है कि लगभग इस समय पूरे प्रदेश में खासतौर से जनपद उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लगभग 15 से 20,000 की। पौड़ी में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग कि पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी देकर पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे। उत्साहित यात्रियों ने इसे विधायक की ओर से सराहनीय प्रयास बताया। तो वहीं विधायक राजकुमार पौड़ी ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास के पौड़ी पहुंचने पर की गई मांग जल्द पूरी होने पर नगरवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये मांग चल रही थी और मैंने पिछले महीने देहरादून में मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने परसों यहाँ आकर तुरंत इसकी घोषणा कर दी। मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने तुरंत जनता की आवाज को महत्व देते हुए पौड़ी के लिए जो बस लगाई है, आज उसका शुभारंभ किया गया है और मेरे द्वारा उसका जो है आज श्रीगणेश किया गया है और आज से नियमित रूप से वो यहाँ से 6:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस 2 बजे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।